भाई मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं। जो कहानी मैं अब सुना रहा हूं ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं, तो किसी से सुनी भी ऐसे नहीं थी कि मजाक लगे। ये बात गांव में आज भी धीरे बोलते हैं, क्योंकि जिस रात ये हुआ था उसके बाद कोई भी उस घर के पास अकेले नहीं गया, और मैं आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। सालों पुरानी बात है। सावन का महीना चल रहा था। बारिश हर दूसरे दिन हो जाती थी। मिट्टी गीली रहती थी, रास्ते फिसलने लगते थे, और रात के समय खेतों की तरफ से एक अजीब सी सड़न जैसी गंध आती थी। गांव छोटा था, सब लोग एक दूसरे को जानते थे, और ऐसे गांवों में जो बात एक बार फैल जाए तो फिर वो हवा से भी तेज चलती है। गांव के बाहर एक पुराना मकान था। मकान से ज्यादा वो किसी बिखरी हुई याद जैसा लगता था। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, आंगन में घास उगी थी, और पीछे एक छोटी सी कोठरी थी जिसे सब लोग कोठरी नंबर 7 कहते थे। क्यों कहते थे किसी को ठीक से नहीं पता था, बस इतना पता था कि वहां रात में कोई नहीं जाता था। बड़े बुजुर्ग कहते थे वहां अजीब हवा है, कुछ लोग कहते थे वहां किसी का साया रहता है, और कुछ औरतें फुसफुसाकर कहती थीं वहां तंत्र मंत्र का काम हुआ था। मैं उस समय शहर से गांव आया था। मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था गांव के लोग हर पुरानी जगह को डरावना बना देते हैं। लेकिन फिर मेरी मुलाकात रमेश काका से हुई। वो बहुत सीधे आदमी थे, कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे लोग ध्यान से सुनते थे। एक शाम चौपाल पर बैठे बैठे उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा, रात को अगर कोठरी नंबर 7 के पास से गुजरना पड़े तो अकेले मत जाना। मैंने हंसकर कहा, काका वहां है क्या? रमेश काका ने बीड़ी का धुआं बाहर निकाला, फिर बहुत धीरे बोले, वहां कुछ रखा गया था और कुछ छोड़ा गया था। जो रखा गया था वो तो मिल गया, जो छोड़ा गया था वो अब भी ढूंढ रहा है। मैंने बात टाल दी। ऐसी बातों में मेरा मन नहीं लगता था। 2 दिन बाद एक लड़का गांव में आया। नाम था कमल। शहर से आया था। उसका काम जमीन की नापजोक करना था। वो दिन भर खेतों में घूमता, शाम को थककर बैठ जाता। एक दिन उसने मुझसे खुद ही कहा, भाई, मेरी माँ पिछले 4-5 दिनों से बहुत अजीब हो गई है। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, रात को बीच बीच में उठती है, कभी दरवाजे की तरफ देखती है, कभी खिड़की की तरफ। कल तो उसने घर के आंगन में काली मिट्टी फेंक दी। काली मिट्टी? हाँ। और जब पूछा तो बोली किसी ने बुलाया है। उसकी आवाज में मजाक नहीं था। उसके चेहरे पर पहली बार मुझे डर दिखा। उस रात मैं उसके घर गया। कमरे में धीमी सी लालटेन जल रही थी। कमल की मां चारपाई पर बैठी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई थीं, और हाथों में एक लाल धागा बार बार लपेट रही थी। कमल ने कहा, अम्मा, इनको भी बताओ। वो कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, कल रात दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मैंने पूछा, कौन? उसने आंखें नीचे रखकर कहा, पहले लगा कोई औरत है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। कमल ने एकदम उसकी तरफ देखा। मैंने भी कुछ बोलना चाहा, लेकिन गला सूख गया था। फिर उसकी मां ने अगली बात कही, उसने मेरा नाम लिया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। उस रात हमने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां भी ढक दीं। कमल की मां को एक ही कमरे में रखकर हम दोनों बाहर ही बैठे रहे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। टप टप की आवाज आ रही थी। कभी कभी हवा जोर से चलती और छप्पर हल्का सा कांप उठता। रात लगभग 1 बजे के आसपास हमें आंगन से आवाज सुनाई दी, छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। कमल उठने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मत जा। लेकिन तभी कमरे के भीतर से कमल की मां की आवाज आई। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। बहुत धीमी, बहुत भारी आवाज में उसने कहा, वो आ गए। कमल का चेहरा सफेद पड़ गया। हमने खिड़की की दरार से बाहर झांका। आंगन के बीच में एक औरत खड़ी थी। गहरे रंग के कपड़े, चिपके हुए बाल, और इतना सादा, इतना अजीब चेहरा कि पहली नजर में समझ ही नहीं आया कि उसमें कुछ ठीक नहीं है। फिर धीरे धीरे पता चला, उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। वो जमीन पर खड़ी नहीं लग रही थी, जैसे हवा में हल्की सी टिकी हो। और फिर उसने सिर उठाकर हमारी तरफ देखा। उसकी आवाज आई,
जिसने मुझे बुलाया था उसका नाम दो। कमल की माँ कांपने लगी। उसने अपने हाथ से लाल धागा ऐसे दबा लिया जैसे उसी में उसकी जान हो। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा डर देखा था जो इंसान के अंदर से नहीं, कहीं बहुत नीचे से निकलता है। अचानक मुझे याद आया, कोठरी नंबर 7। मैं बिना सोचे बाहर निकल गया। कमल भी मेरे पीछे आ गया। बारिश अब और तेज हो गई थी। कोठरी का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर घना अंधेरा था। हमने टॉर्च जलाई। फर्श पर ताज़ी खुदाई के निशान थे, जैसे कुछ हाल ही में जमीन के नीचे दबाया गया हो। कमल ने मिट्टी हटाई। अंदर एक पुराना तावीज़ निकला। उसके साथ एक छोटी सी चूड़ी थी और एक तह किया हुआ कागज़। कागज़ भीगा हुआ था, लेकिन उस पर लिखे शब्द साफ थे, जिसे भी बांधना हो उसका नाम यहां छोड़ दो। मेरा दिल बैठ गया। कमल ने कांपते हाथों से कागज़ देखा, फिर वो पीछे मुड़ा, लेकिन उससे पहले ही कोठरी के बाहर से एक जोर की चीख आई। हम भागकर वापस आए। दरवाज़ा खुला था। कमल की माँ जमीन पर बैठी थी। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान थे, बहुत ताज़े। और वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, वो नाम ले गई, वो नाम ले गई। उस रात गांव के पंडित को बुलाया गया। पूरे घर में हवन किया गया। कोठरी के मुंह पर पत्थर रखवाकर उसे बंद करा दिया गया। सबने समझा मामला खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। 3 दिन बाद गांव के एक आदमी ने देखा कि रात को कोठरी नंबर 60 की छोटी खिड़की में कोई खड़ा है। पहले उसे लगा कोई परछाई होगी, फिर जब उसने ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। वो चेहरा कमल की माँ का था, लेकिन कमल की माँ तो उस समय अपने कमरे में सो रही थी। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो खिड़की पर मिट्टी लगी थी और नीचे सिर्फ एक चीज पड़ी थी, वही लाल धागा जो कमल की माँ हमेशा अपने हाथ में लपेटती थी। उस दिन के बाद कमल का घर चुप हो गया। उसकी माँ हर रात दरवाजे की तरफ देखकर बैठी रहती, और फिर एक दिन उसने इतना ही कहा, वो अब वापस आ गई है। इस बार नाम लेने नहीं, नाम साथ ले जाने आई है। रमेश काका ने बाद में मुझसे बस एक बात कही थी, बेटा, कुछ आत्माएं मरती नहीं, उन्हें बस कोई आवाज दे देता है। और तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा डर वही होता है कि जो बुलाया गया है वो सच में आ जाता है। मैं आज भी उस रास्ते से नहीं निकलता, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं कोठरी नंबर 7 अब बंद है, लेकिन जो साया उसमें रखा गया था वो अब भी किसी नए नाम का इंतजार कर रहा है।